ऑन द बिहाफ ऑफ बीपीएससी उत्कर्ष मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करता हूं। और अब महज 30 दिन बचे हैं हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, और आखिरी 30 दिनों में आखिर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आज के इस वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है एक लक्ष्य बिना योजना के महज वो एक इच्छा है, तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे पास एक परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए, और बीपीएससी उत्कर्ष हमेशा इसके लिए तत्पर रहा है। चाहे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना हो, चाहे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देना हो। तो इस वीडियो में जैसा कि आप सब लोग थंबनेल पर और मेरे पीछे देख ही रखे हैं कि हम लोग आखिरी 30 दिनों में किस प्रकार से तैयारी करें, क्या हमारा पैटर्न होना चाहिए और बीपीएससी मोस्ट एक्सपेक्टेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके तरफ हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, उसी को हम लोग जानने की पूरी अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, अभी रिसेंटली बीपीएससी ने एक पेपर लिया था, बीपीएससी टीचर्स का पेपर था। अब मैं बोलेगा आपकी क्यों सर इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि इससे पता चलता है कि आयोग का क्या अप्रोच होगा। अमूमन होता क्या है कि कोई भी जो क्वेश्चन बनाने का जो बोर्ड होती है, बोर्ड मेंबर जो होते हैं, जो क्वेश्चंस को तैयार करते हैं, वो 2 या 3 साल के लिए आती है। तो मोस्टली अगर हम लोग देखें 67th बीपीएससी तक का जो क्वेश्चन पैटर्न था वो कुछ अलग था। लेकिन अगर 68th की बात करते हैं, और 68th के बाद जो अभी रिसेंटली आपके बीपीएससी टीचर्स का जो एग्जाम हुआ था, हम अगर उसकी बात करते हैं तो हमें नजर आएगा कि पेपर में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है अगर हम लोग इसका कंपेयर करते हैं 67 बीपीएससी से। तो अमूमन होता क्या है दोस्तों कि जब हम लोग चीजों को आगे बढ़ रहे थे, आगे तरीके से अच्छे तरीके से कर रहे थे, और सारे के सारे एक देखा जाए कि पूरे एक मार्केट में एक माहौल बना हुआ था कि अगर बीपीएससी टीचर्स के लिए एग्जाम में पूछा जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि पहली और 5वीं के बीच का अगर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन के लेवल जो है थोड़े आसान रहेंगे। लेकिन हमने देख लिया कि किस प्रकार से आयोग ने अपने लेवल को मेंटेन रखा, और बीपीएससी जिस लिए जानी जाती है सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए, उसने टीचर्स के एग्जाम को किया, और वहां का भी क्वेश्चन का जो पैटर्न है उस पैटर्न को हमने देखा कि वो अप टू द मेंटेन लेवल तक था। तो इससे हम इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि आपके जो 68वीं बीपीएससी में जैसा आपका पेपर हुआ था, ठीक वैसा ही पेपर आपको 69th बीपीएससी जो इंटीग्रेटेड बीपीएससी है उसमें भी आपको वैसा ही कुछ पेपर देखने को नजर आएगा। अगर एक शब्दों में मुझे एक्सप्लेन करना हो कि अगर किस प्रकार का पेपर आएगा, तो आपको मैं बता दूं कि यहां पे कोई भी फैक्चुअल, मतलब कि अमूमन होता क्या था कि 67 बीपीएससी तक हम कुछ फैक्ट्स को समझते थे, कुछ फैक्ट्स को याद करते थे, और उस कुछ फैक्ट्स को याद करने के बाद हम प्रीलिम्स में जाते थे और स्कोर कर लेते थे। या जो आपके बहुत सारे लोग जानने वाले होंगे जो उस समय से तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप पूछिएगा तो बोलेंगे कि हम वन लाइनर कुछ कॉन्सेप्ट को रटे और उसके बाद हम जाके एग्जाम को दिए और हमारा क्लियर हो जाता था। लेकिन अब अगर क्वेश्चंस की बात हम लोग करते हैं तो वो अब आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, यानी कि अब आपके कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन हो रहे हैं, जिसका हम लोगों ने नमूना देखा 68 बीपीएससी प्रीलिम्स में, और साथ ही साथ बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए टीचर्स एग्जाम में। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसे एक सब्जेक्ट की बात हम लोग करते हैं हिस्ट्री, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है बीपीएससी एग्जाम्स के लिए। तो हम लोग पहले देखते थे कि लगभग 40 से 50% जो क्वेश्चंस होते थे हिस्ट्री के, वो रिपीटेड होते थे, जो कि आपके 68 में भी कुछ प्रोपोर्शन जो है बहुत कम हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड नजर आए हैं। लेकिन एक क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं यहां पे, जैसे क्वेश्चन था आपके 68 बीपीएससी का, एक क्वेश्चन था कि आयरन जो है, आयरन का इस्तेमाल सबसे पहले भारत में कब हुआ, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था, आपको अगर याद होगा तो। वहां पे कुछ ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से थे, 10,000, 12,000 बीसी, 6,000 ईसा पूर्व, और एक आपका ऑप्शन नंबर डी जो होता है मोर देन वन ऑफ द अबव, या ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको किसी भी किताब में नजर इस क्वेश्चन का आंसर नजर नहीं आएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, जैसे मान के चलिए कि आपने पढ़ा है कि भाई हमने पढ़ा है स्टोन एज को, हमने पढ़ा है स्टोन एज के बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा। तो जब स्टोन एज और सिंधु घाटी सभ्यता को हमने पढ़ा तो वहां पे हमने इस चीज को डिटरमाइन किया कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता लेटर सपोज कि मान के चलिए कि 2500 ईसा पूर्व के आसपास से आपके लगभग शुरू होती है और 1750 ईसा पूर्व तक आपके चलती है। हमने इस चीज को पढ़ा, और हमने यहां पे एक कॉन्सेप्ट को हमने यहां पे अप्लाई किया कि यहां तक लोहे का जो है डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब यहां तक डिस्कवरी नहीं हुआ तो इससे पहले तो हो ही नहीं सकता है, तो आसानी से हम ऑप्शन नंबर ई की तरफ चले जाते। तो यह बस एक एग्जांपल है। आप अगर बीपीएससी, पिछले बीपीएससी के क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन को अगर आप देखिए और ज्यादातर क्वेश्चन को अगर आप देखिए वहां पे, तो आपको नजर आएगा कि वहां पे आपके कॉन्सेप्ट के साथ बीपीएससी खेला है।
मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार किया है तब आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने फैक्चुअल नॉलेज पढ़ा है कि हाँ भाई इन सिंधु घाटी सभ्यता कब हुई, या फिर नियोलिथिक पीरियड नव पाषाण युग कब हुआ, या पाषाण युग कब था, तो आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल पड़ जाएगा। तो मतलब कि अब मोटा मोटी हमें क्या करना है, तो हमें अब अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं कि अभी भी हालांकि 25 से 30% क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के, यानी कि अगर मोटा मोटी मान के चलिए कि 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें मोटा मोटी मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन अभी भी आपके फैक्ट्स पे ही आएंगे जो इजी कैटेगरी के होते हैं। लेकिन इससे तो काम चलेगा नहीं, हमें जो है ये 30% जो अप्लाइड हिस्ट्री होगा। अप्लाइड हिस्ट्री क्या हुआ कि आपने हिस्ट्री को पढ़ा, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने हिस्ट्री को पढ़ा, लेकिन हिस्ट्री को अप्लाई कैसे करें वो कला अगर हमारे अंदर आ गई है तो हम आसानी से इस चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए आने वाले वक्त में वो इस अप्लाइड हिस्ट्री के तरीके से होना चाहिए कि आप हिस्ट्री को कैसे अपने क्वेश्चंस में अप्लाइड करें। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि चंपारण सत्याग्रह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अगर आप देखिएगा चंपारण सत्याग्रह का एक टॉपिक, तो आप बीपीएससी के किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए, आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन चंपारण सत्याग्रह की बात जब हम लोग करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह हमें पता है महत्वपूर्ण है, लेकिन चंपारण सत्याग्रह के अंदर के फैक्ट्स, जैसे कि एक क्वेश्चन आपके आया था पिछली बार ही, मुझे याद आ रहा है, बतक मियां, याद होगा आप लोग को, बतक मियां जिसने गांधी जी की जान बचाई थी, जो पेशे से क्या थे, कुक थे। अब ये सारे फैक्ट्स अगर आपको इकट्ठा कर लेंगे तो अब आप आसानी से चंपारण सत्याग्रह, वो क्वेश्चन नहीं आएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, या पहला आपके सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट गांधी जी का कौन सा था, या भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था। अब वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है, टॉपिक वही सेम है, बस तरीका आपके बदला है। तो उस तरीके पे हम लोग को विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करिए तो हमें पता चलेगा कि अब जैसे साइंस है तो आपको भी पता है कि सिविल सर्विस का एग्जाम है, और जब सिविल सर्विस का एग्जाम है तो सिविल सर्विस के एग्जाम में आपके आईआईटी या नीट के लेवल का साइंस तो पूछेगा नहीं। यहां पे आपके साइंस के साथ एक दुविधा है आपके पास कि साइंस को वो ज्यादा टफ नहीं बना सकता, यानी कि उसको ज्यादा मुश्किल नहीं बना सकता। तो जब इसको ये ज्यादा मुश्किल नहीं बना सकता तो फिर अब कहां से पूछेगा क्वेश्चन, तो वो पूछेगा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से। मतलब कि आपके अगर पिछले बार के क्वेश्चनों को आप देखिए और साथ ही साथ इस बार के टीचर्स के क्वेश्चनों को देखिए तो एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चंस, खासकर एनसीईआरटी के उन कॉन्सेप्ट से, जैसे एनसीईआरटी किताब को अगर आप पढ़े होइएगा ऑब्वियस सी बात है, आपने 10वीं पास की 12वीं पास की है तो साइंस की किताब को पढ़े ही होइएगा। तो एनसीईआरटी की खास बात होती है कि बक्सों में, इस प्रकार के डब्बों में या इस प्रकार के टेबल्स पे क्वेश्चन होते हैं, और आप पाएंगे कि इन टेबल से क्वेश्चन उठा उठा करके आयोग आपसे पूछ रहा है। तो हमें इन टेबल्स के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और आपने एनसीईआरटी को कहीं से अगर पढ़ा ही होगा, अभी तक आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीजों के ऊपर एक अलग अप्रोच के साथ जाना होगा, क्योंकि साइंस अब एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है। इसीलिए एनसीईआरटी किताब को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब फैक्चुअल नहीं कि हमने फैक्चुअल किसी चीज को देखा और आगे हम लोग बढ़ गए। वैसे कुछ और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं। एक ज्योग्राफी की बात अगर हम लोग करते हैं तो हम पाएंगे कि ज्योग्राफी से मोस्टली रिवर्स, पहाड़, दर्रे, इन्हीं सब पोर्शन से जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। लेकिन आप बदले पैमाने को देखिएगा, चाहे 68 का हो या फिर आपके इस बार का एग्जाम जो टीचर्स एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट की है, तो आप पाएंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी से आपके ज्यादा क्वेश्चन और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, यानी कि ज्यादा आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपके यहां पे बन रहे हैं, जो कि इस बात का प्रतीक है कि जब ट्रेडिशनल जो बीपीएससी आयोग आपसे क्वेश्चन पूछता था कि भाई ये नदी की सहायक नदी कौन सी है, ये दर्रा कहां पे है, या फिर ये नदी आपके कौन सी नदी के साथ मिलती है, इस प्रकार के क्वेश्चन से अब अलग हट करके आयोग जो है आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये मिट्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक सॉइल काली रंग की क्यों है, इस प्रकार के क्वेश्चन, क्या उसमें लावा का कुछ पैमाना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी में पूछे जा रहे हैं, जो कि इसको एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड और इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा अब फिजिकल ज्योग्राफी पे ध्यान दे रही आयोग। तो हमें इस पैमाने को पहुंचना है, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छा डॉक्टर वो होता है जो आपके नब्ज को पकड़ के बता दे कि आपकी कौन सी बीमारी है। ठीक उसी प्रकार से आयोग जिस प्रकार से अपनी चाल को चल रहा है, हमें उसके चाल को, उसके पैटर्न को समझना चाहिए। जब तक हम पैटर्न को नहीं समझेंगे तब तक इस एग्जाम को क्लियर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और यही पैटर्न बताने के लिए मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूं। वैसे बिहार स्पेशल की बात हम लोग करते हैं
तो बिहार स्पेशल का कुछ टॉपिक बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, जैसे कि आपके 1857 रिवॉल्यूशन, जैसे कि आपका चंपारण सत्याग्रह होगा। वही वापस से चंपारण सत्याग्रह पे ही आते हैं, तो चंपारण सत्याग्रह से माना जाता है कि एक क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल से फिक्स होता है। लेकिन पिछली बार कैसा क्वेश्चन पूछा था, बतख मियां वाला क्वेश्चन, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अंदर जाकर के, या फिर चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट जो आया 1918 में, चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट जो आपके आता है, ठीक है, इस एक्ट को किसने लाया, इस प्रकार के क्वेश्चन, कौन उस कमिटी में था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने के आसार आपके ज्यादा हो जाते हैं, जो कि आपके एक अप्लाइड नेचर से, मतलब आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट्स को आप कैसे अप्लाई करें, यह महत्वपूर्ण बनता है एज कंपेयर टू आपने बस उस फैक्ट्स को याद कर लिया या रट लिया है। तो हमारी जो तैयारी अब होगी वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगी। और आप सबको पता है कि आयोग ने अभी रिसेंटली एक अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अब ऑप्शन 4 होंगे और निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 कर दी गई है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि आखिर इससे हमें कैसे अप्रोच करना है। इसके अलावा पॉलिटी और इकोनॉमी, अब ये दो सब्जेक्ट्स की बात हम लोग करते हैं, तो अमूमन जो बीपीएससी का नेचर रहा है पॉलिटी और इकोनॉमी को लेकर के, और पिछले बार के एग्जाम को भी अगर हम देखें और इस बार के टीचर्स एग्जाम को भी देखें, तो हम पाएंगे कि ये फैक्चुअल ज्यादा रहा है। मतलब कि अगर आपको आंसर आता है तो सही है, नहीं आता है तो आप उस आंसर को नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट फैक्ट से उठा कर क्वेश्चन पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स में भी डायरेक्ट डेटा से उठा के क्वेश्चन पूछ रहा है। कम प्रपोर्शन के क्वेश्चन रहते हैं लेकिन बड़े घातक, और इस बार इकोनॉमिक्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा नंबर आने के आसार हैं। पूछेगा क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि 69th बीपीएससी जो है वो इंटीग्रेटेड है, मतलब इंटीग्रेटेड आपके बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है, जिसमें आपके सिविल सर्विस एग्जाम तो होगा ही, साथ ही साथ इसमें आपके ऑडिटर एग्जाम, इसके अलावा सीडीपीओ। तो ऑडिटर एग्जाम जो है, जो कि मोस्टली आपके इकोनॉमिक सेंट्रिक एक एग्जाम है, तो यहां पे आपके इकोनॉमिक्स से हो सकता है कि थोड़ा मिर्च मसाला लगा करके कॉन्सेप्ट से भी इकोनॉमिक्स आपके पूछ दे, और इकोनॉमिक्स के प्रश्न जो है आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को नजर आएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे यूपीएससी पहले एक अलग एग्जाम होता था, बाद में यूपीएससी इंटीग्रेटेड एग्जाम हो गया आपके फॉरेस्ट सर्विस के साथ, और यूपीएससी में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन अचानक से बढ़ गए। जो पहले ना के बराबर आते थे, ज्योग्राफिकल पोर्शन से ज्यादा आते थे, वो अचानक से बढ़ गए। तो उसी प्रकार से बीपीएससी में इकोनॉमिक्स के पोर्शन जो है अब अचानक से बढ़ने की संभावना हैं, क्योंकि हम लोग यूपीएससी के पैटर्न थोड़ा अलग, फिर भी अलग है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग उसी की तरफ जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हां भाई, ऐसा प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स से आपके अच्छे पोर्शन यहां पे देखने को मिले। अब एक सवाल होता है कि सर आखिरी के 50 दिन में हम कैसे अप्रोच करें। तो अभी तक आपने तैयारी कर ली, और मैं एक चीज और बताता हूं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, या जिसको हम लोग स्मार्ट वर्क भी करते हैं। स्मार्ट वर्क क्या है? वो भी एक प्रकार का हार्ड वर्क ही है कि आप स्मार्टली चीजों को कर रहे हैं, आपने अपने दिमाग को ट्रेन किया, आप स्ट्रेटेजिकली चीजों को डील कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का आपका हार्ड वर्क है कि आपने अपने आप को तैयार किया है स्मार्ट वर्क के लिए। तो यहां पे हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क को देखा जाए तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक्स की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि अमूमन हम लोग बात करते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर की किताब हो गई, या हिस्ट्री के लिए हम लोग बात करते हैं तो हिस्ट्री के लिए आपका स्पेक्ट्रम किताब हो गई, बिपिन चंद्र सर की किताब हो गई, एनसीईआरटी, जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने जो भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े, नई किताब नहीं, आपने जो भी स्टैंडर्ड बुक्स अपने अभी तक के तैयारी के दौरान पढ़े हैं, उसको अगले 10 दिनों तक 2 बार पढ़ जाइए। आपने पढ़ा हुआ है, आपको पढ़ने में ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, उसको आप रिपीट कीजिए और 2 बार उसको पढ़ लीजिए एटलीस्ट शुरुआत में। और अब अपने आपको अपने लिमिट को पुश करना होगा, मतलब कि आपके जो भी लिमिट है उस लिमिट को अब आपके पुश करना होगा। एक और चीज यहां पे हमें देखने को लग आ रहा है कि बीपीएससी एग्जाम कॉन्सेप्चुअल जरूर हुआ है, बट नॉट लाइक यूपीएससी। अब आप बोलोगे सर सब कुछ तो वही पैटर्न फॉलो अप हो रहा है, फिर यूपीएससी की तरह नहीं है, क्यों नहीं है? तो देखिए, यूपीएससी जो है ना, वहां पे आपके करंट स्टैटिक वाला पोर्शन जो होता है वो ज्यादा आपके फोकस रहता है। यहां पे अभी भी स्टैटिक पोर्शन को एक अप्लाइड तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब कि यहां पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ रहा है। यहां पे आपके क्वेश्चन जो है, जो आपने स्टैटिक पढ़ा है, उसी स्टैटिक को आपको अप्लाइड करना सीख लेना है कि कैसे उसको अप्लाइड करेंगे। और कैसे आप अप्लाइड करने सीखेंगे, तो इसके लिए भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे आप सीख सकते हैं। हमारे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल रहे हैं, वन शॉट हम लोगों ने हर सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट दे दिया है, और वन शॉट वीडियो को देखिए जो कि बिल्कुल एक नए पैटर्न के आधार पर एक एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए आपको हम सब ने प्रदान किया है इसी चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियो को जरूर, इस वीडियो के बाद जरूर आप लोग सारे देखिएगा, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है।
तो हम अप्लाइड करना उसको सीख लेंगे, और अप्लाइड करने का सीखने के बाद हमें मॉक्स लगाने की जरूरत है, और मॉक्स भी हम लोग आपके लिए जल्द ही बहुत ही शानदार मॉक्स आपके लिए लाने वाले हैं। अब इसके बाद अब बीपीएससी ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आपको मोस्टली 15 क्वेश्चन ऐसे नजर आएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन है तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होने की संभावना ज्यादा है। जैसे 1 2 3 स्टेटमेंट दे देगा, फिर बोलेगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, ABCD करके दे देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मैंने बता ही दिया कि पहले अपने आप स्टैटिक जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको कवर अप कीजिए और अपने लिमिट्स को पुश कीजिए। अब लिमिट को पुश करने का मतलब यह हुआ कि अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, मान के चलिए कि 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसको 6 घंटा कीजिए, 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो 8 घंटा कीजिए, 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो 10 घंटा, 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो 12 घंटा। मतलब कि जो भी आपकी लिमिट है उस लिमिट को पुश कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो 6 घंटा पढ़ता है वो इससे ज्यादा तेज है, नहीं। कोई बच्चा 4 घंटे में पढ़ लेता है बहुत अच्छे से, कोई बच्चा 8 घंटे में पढ़ लेता है, लेकिन आपका जो भी लिमिट है 4, 6, 8, 10, 12, उस लिमिट को थोड़ा पुश कीजिए अभी। और लिमिट को पुश करके अभी आप अगले 10 दिनों तक 2 सब्जेक्ट विथ करंट भी पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। अब 1 महीना बचा है, अब आपको करंट भी रोज पढ़ना शुरू कर देना चाहिए कि 2 सब्जेक्ट के साथ साथ आपको करंट लेकर के जाना है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो आप सबको पता है कि अब एक नया आयोग ने यह भी बोल दिया कि भाई अब 4 ऑप्शंस होंगे, और 4 ऑप्शंस में भी अब आपके 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। तो ये 1/3 निगेटिव मार्किंग क्यों डाला गया? तो इसके पीछे कि आप सबको दुखी होने की जरूरत नहीं है और ना ही खुश होने की। बिल्कुल जिस पेस से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं इसी पेस से कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि इसको लाया गया है इसीलिए क्योंकि जो तुक्का पहले क्या होता था कि 1/4 निगेटिव था, तो आदमी तुक्का खेल लेता था कि हाँ चलो भाई 4 में तुक्का लगाएंगे, 1 भी अगर सही हुआ तो अपन आ जाएंगे, मैनेज हो जाएगी चीजें। लेकिन अब 1/3 निगेटिव कर दिया, मतलब जो तुक्का जो मारते थे एग्जाम में उनको डरने की जरूरत है। आपने अपनी पढ़ाई की है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको खुश होना चाहिए कि ये सबके लिए ये चीजें हुई है। और जो बच्चा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे, कभी भी क्वेश्चन अगर हार्ड होता है ना तो अच्छी चीज है, बच्चा जो पढ़ने वाला बच्चा उसको खुश होना चाहिए, क्योंकि जो आसान क्वेश्चन हो तो सब बना देगा। जो थोड़ा सा मॉडरेट और हार्ड के बीच का रहेगा, जिन बच्चों ने अपने स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा है, अपने स्टैंडर्ड को पढ़ाई में मेंटेन किया है, वो बच्चे आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे, तो उनके लिए अच्छी चीज है। और इस नाजुक मोड़ में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट। अब आपको मॉक टेस्ट लगाने की बहुत आवश्यकता है। हम लोग भी आपके लिए YouTube पे निःशुल्क मॉक टेस्ट ला रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस करना हो मॉक टेस्ट, हमारे बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट फैकल्टीज हम सब ने मिलकर के जबरदस्त एक मॉक टेस्ट तैयार किया है, एक टेस्ट सीरीज तैयार किया है। आप देख सकते हैं, उत्कर्ष के ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा, और उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड करने के बाद बीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके 10 टेस्ट पेपर, ये बिल्कुल आखिरी में कीजिएगा, अभी नहीं लेने की जरूरत है। अभी हमारे जो निःशुल्क मॉक टेस्ट वगैरह है इन सबको देख लीजिए। उसके बाद एक आखिरी में हम लोगों ने तैयार किया बिल्कुल एक शानदार तरीके से, इसमें हम लोगों ने 150 रुपए का दाम इसका रखा है। 10 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, यानी कि पर टेस्ट सीरीज 15 रुपए, मोटा मोटी 150 रुपए, कोई बड़ी रकम भी हमने नहीं रखी है। इसको आपको व्याख्या सहित हल मिलेगा, इसमें वीडियो ऑडियो लेक्चर्स मिलेंगे इसमें, और सिलेबस बेस्ड जो अभी जो पैटर्न है उस पैटर्न के आधार पर आपको इसमें मिलेगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से जाकर के उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड करना है, और बीपीएससी 69वीं बीपीएससी प्री का 10 टेस्ट सीरीज पेपर जो है इसको आपको जाकर के वहां से ऑनलाइन पेमेंट कर लेना है और टेस्ट सीरीज लगाना है। और बीपीएससी उत्कर्ष टीम हम आपके साथ हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमारे 1 शॉट वीडियोस को देखिए, हमारे जितने भी आने वाले वक्त में प्रीवियस सीरीज का हमने क्वेश्चन चला रखा है उसको देखिए, साथ ही साथ हम जब जो मॉक टेस्ट लेकर के नया आएंगे उसको देखिए। और इस कोर्स को आप ले सकते हैं, छोटा सा आपका टेस्ट सीरीज है, कोर्स नहीं कहूंगा, टेस्ट सीरीज है। एग्जाम से पहले आप खुद को जांचिए, बीपीएससी आपको टेस्ट करे इससे पहले आप खुद को टेस्ट कीजिए हमारे इस टेस्ट सीरीज के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर आप सब लोग डालेंगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर सब लोग शेयर कर दें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।